नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आज हम तुगलक वंश को यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, मध्य प्रदेश के संदर्भ में जाना और आज हम इसी प्रकार को तुगलक वंश को भी देखेंगे। हमने गुलाम वंश को देखा किस तरीके से मोहम्मद गौरी के दासनों दिल्ली पर बैठे, इसलिए उनको गुलाम वंश कहने लगे। हमने खिलजियों के संबंध में जाना कि 64 जो शाखाएं खिलजियों की आई, उनमें से एक शाखा अफगानिस्तान में रुकी, उसी को हमने अफगानी तुर्क कहा। और इनके जो पूर्वज थे बुलतुतमिश के यहाँ काम करते थे। और तो इस प्रकार से हमने उनके भी पूरे वंशों को देखा, प्रमुख शासकों को देखा जिन्होंने मध्य प्रदेश पर प्रभाव अपना जमाया या आक्रमण हुए हैं। आज हम तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। तो ये जो 5 वंश हम दिल्ली सल्तनत में देखते हैं, उनमें सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो वंश है वो आपका तुगलक वंश है। 94 वर्ष ये शासन करता है और यहाँ 8 शासक हमें देखने को मिलेंगे। बेसिकली यहाँ जो फेमस शासक हम देखेंगे, इसमें हम किसको पढ़ेंगे। जैसे हम खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी को ही हमने वहाँ प्रमुखता से देखा। यहाँ यदि हम देखा जाए तो हमें यहाँ 3 शासक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये 3 शासकों को तो हम यहाँ देखते ही हैं क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके बाद उसके उत्तराधिकारी वाले जो शासन आते हैं तो बेसिक तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बड़े इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी हम देखेंगे। यानी कुल मिला के हम सारे ही शासकों को यहाँ डिस्कस करेंगे जिनका इम्पैक्ट मध्य प्रदेश में देखने को मिला। अब तुगलक के संबंध में आप जाने कि तुगलक कहाँ से आए। आपने खिलजी जाने, गुलाम जाने, इसी प्रकार से आप तुगलकों के बारे में जाने कि तुगलकों पे बड़ा मतभेद है। अमीर खुसरो कहते हैं तुगलक कोई जाति नहीं है। वो कहते हैं कि तुगलक किसी सुल्तान का नाम था, तो ये भी बात मान्य होती है। इसके बाद इब्न बतूता जो होता है वो कहता है कि नाम साहब ये तो आपका देखा जाए तो तुर्किस्तान और सिंध के मध्य निवास करने वाली एक जाति का नाम जो है वो करोना वंश के हैं। ठीक है, यानी इब्न बतूता इन्हें करोना वंश से मानते हैं और बहुत सारे विद्वान भी करोना वंश से ही मानते हैं। वहीं एक विद्वान होते हैं मार्को पोलो, वो कहते हैं कि साहब ये मिश्रित जाति के हैं। तो कई मतभेद है, उसमें अपन को नहीं पढ़ना है, आपको तो इतना ध्यान रखना है कि तुर्क थे। ठीक, अब इसके जो संस्थापक हमें देखने को मिलते, अच्छा सबसे लंबा शासन इन्हीं का देखने को मिला है हमें, और विस्तार भी हमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय लंबा विस्तार देखने को मिलेगा। वो सब डिस्कस करेंगे। 23 प्रांतों में उनका विभाजन देखने को मिलता है, यानी उन्हें 23 प्रांत में अपना शासन चला रहे थे और अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण तक और यहाँ बंगाल तक उनका आधिपत्य देखने को मिलेगा। अब यहाँ हम उस तरीके से तो नहीं पढ़ेंगे कि आप सोचो मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ाएं तो उनकी हम सारी योजनाएं बताएं, क्यों ये इनकी योजनाएं असफल हुई, यानी द्वाब कर बढ़ाए इन्होंने, है ना, अपनी राजधानी परिवर्तित की, सांकेतिक मुद्रा चलाई। इस तरीके का हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम वो चीज़ें देखते हैं एमपी में, हम ऐसा कह सकते हैं कि हम वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे जो तुगलकों का मध्य प्रदेश पे इम्पैक्ट पड़ा। हाँ, कुछ बेसिक जरूर जानेंगे, जैसे गयासुद्दीन तुगलक जो संस्थापक हो गए इनके बारे में जानेंगे। इनके जो पिता थे वो बलबन के यहाँ दास थे, और जब जलालुद्दीन खिलजी हुआ तो गयासुद्दीन तुगलक उनके यहाँ अंगरक्षक रहा। वो अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान रहा तो ये आपका दिवालपुर का सूबेदार रहा। तो इस तरीके का जरूर बेसिक जानेंगे जो हमें जरूरी है कि इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, कुछ प्रमुख उपाधियाँ। फिर हमें सबसे जो जरूरी है, क्योंकि अभी हमारा पूरा फोकस कहाँ है, मध्य प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ा है शासक का। भाई दिल्ली पर राजा बदल रहे हैं वो अलग बात है, पर मध्य प्रदेश में कौन हमला कर रहा है, क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में फर्क पड़ रहा है, इतिहास में फर्क पड़ रहा है, वो देखना है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। तुगलक वंश, इसका समय आपको पता ही है 1320 से लेकर 1414 तक है, यानी 94 वर्ष इनका हमें शासन देखने को मिलता है। लिखेंगे आप 1320, क्योंकि खिलजियों का 1290 से लेकर 1320 तक होता है, इनका 1320 से लेकर 1414 एडी तक रहता है। इसको पूरा देखा जाए तो ये कितना वर्ष हो गया, 94 वर्ष का शासन देखने को मिला, यानी सर्वाधिक समय तक इनका शासन रहा। और शासक की बात करें, इस 94 वर्ष में हमें 8 शासक देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको पहले ही जान लेना है। अब हम ये देखेंगे, या एक फैक्ट चाहो तो लिख, अच्छा लिख ही लें आप यहाँ, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले थे ये, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले। ठीक है, कहाँ, दिल्ली सल्तनत में। तो ये भी आपको, ये तो पहले भी हम आपको एक पहले फॉर्मेट में सारी चीज़ें बता चुके हैं कि इन्होंने कितने समय तक शासन किया है। 8 शासक हो ही गए। अब हम प्रमुख शासकों को देखेंगे, एक एक कर उनके बारे में जानेंगे। अब ये सब नहीं लिखेंगे कि अमीर खुसरो क्या कह रहे थे, इस पर नहीं लिखना, ये तो हम सब जब आप
मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तब उस पर हम वहाँ चर्चा करते हैं। यदि यहाँ डिस्कस करेंगे तो बहुत क्लासेस हो जाएंगी और वहाँ आपको पढ़ना है ही। प्रमुख शासक, यानी हम तुगलक वंश के प्रमुख शासकों को देखेंगे। तो पहले शासक जो होंगे, संस्थापक हैं गियासुद्दीन तुगलक। ये 5 साल के लिए गद्दी पर बैठते हैं, यानी 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक। बाद में इनका पुत्र जूना खां एक षड्यंत्र के द्वारा इनकी हत्या कर गद्दी पर बैठ जाता है। अब ये क्या है, इनके बारे में कुछ हम तथ्य लिखेंगे। जैसे पहला फैक्ट तो ये होता है, ये क्या है, संस्थापक है। क्या है, संस्थापक। संस्थापक थे, ठीक। अब हम और फैक्ट लिखेंगे इनके बारे में जो जानना जरूरी है। ये लिखेंगे इनका वास्तविक नाम। वही फैक्ट लिखेंगे जो ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट लगेंगे। वास्तविक नाम देखा जाए तो गाजी तुगलक है। गाजी तुगलक है। और कई जगह हमने गाजी बेग तुगलक भी देखा है। गाजी बेग तुगलक, तो ये उनका वास्तविक नाम देख लिया आपने, ठीक है। पिता को लिखना चाहो तो लिख लें पिता। कुछ बेसिक आपको पता हो थोड़ा सा पढ़ने के पहले। तो पिता का नाम था मलिक तुगलक। मलिक तुगलक। और इनके जो पिता थे बलबन के दास थे, ठीक है। बलबन के दास। तो पिता बलबन के दास हुए, ठीक है। वो गियासुद्दीन तुगलक जब खिलजी वंश में शासक थे आपके जलालुद्दीन खुलजक, तब वहाँ क्या थे, ये अंगरक्षक के रूप में थी। और जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी में बैठा तो दिवालपुर के सूबेदार थे। अब ये फैक्ट हम यहाँ नहीं लिख रहे, आपको बता भर दिए, ठीक है, क्योंकि उनका एमपी से उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। माता की बात की जाए तो माता एक हिंदू जाट महिला थी पंजाब की, पर वो इतना जरूरी नहीं है यहाँ लिखना। एक फैक्ट और लिखेंगे मंगोलों का, क्योंकि हम यहाँ केवल वही फैक्ट लिखा रहे हैं जो थोड़ा सा आपको इनके बारे में पता चले। और चाहो तो आप थोड़ा सा लिख लें इनके बारे में कि गियासुद्दीन तुगलक, ऐसा लिख लें गियासुद्दीन, थोड़ा सा आपको स्टोरी बन जाएगी। तुगलक जलालुद्दीन, जलालुद्दीन कौन, संस्थापक होगा खिलजी वंश के। जलालुद्दीन खिलजी के अंगरक्षक थे। थोड़ा सा आपको पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अंगरक्षक थे। और अलाउद्दीन खिलजी के समय दिवालपुर के सूबेदार थे, ठीक है। ये आपने इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको पता चल जाएगा तो थोड़ा सा ठीक रहेगा पढ़ते समय। अब एक फैक्ट लिखेंगे इसके, इन सर्वाधिक इन्होंने मंगोलों के विरुद्ध क्या किया, विजय प्राप्त की। तो इसने मंगोलों के विरुद्ध, क्योंकि मंगोल आक्रमण हो रहे थे, मंगोलों के विरुद्ध 29 बार विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त की। वहीं बर्नी कहते हैं कि साहब 21 बार, और बर्नी के अनुसार देखें तो 21 बार, पर उसमें आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब इनकी उपाधि दो लिख लें आप। एक तो गाजी थी काफरों पर विजय प्राप्त करने के लिए, और एक थी गाजी उल मुल्क जो इन्होंने मंगोलों पर विजय के बाद रखी थी। तो उपाधि दो है इनकी, लिख लें आप। एक तो उपाधि है गाजी, और दूसरी उपाधि लिखेंगे गाजी उल मलिक, ठीक है। बस इतना आप इनके बारे में बेसिक जानेंगे
और राज्यारोहण लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप 8 सितंबर 1320 राज्यारोहण। 8 सितंबर 1320 और अलाउद्दीन के हजार खम्मा महल में क्या हुआ था, इनका राज्याभिषेक हुआ था। अलाउद्दीन के हजार खम्मा महल में, ठीक है। अब ज़्यादा जानकारी नहीं लिखते हैं क्योंकि फिर तो हम आपको फिर मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाने लगे, पर इतना जानना है कि जो गियासुद्दीन तुगलक हैं वो तुगलक वंश के संस्थापक हैं। इनके जो पिता थे बलबन के यहाँ काम करते थे, दास थे, और ये जलालुद्दीन खिलजी के यहाँ अंगरक्षक थे। अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी बैठा तो अब ये दीपालपुर के क्या थे, सूबेदार थे। बस इतना जानिए आप, पर्याप्त। और 2 उपाधियाँ उनकी, ठीक है। अब हम मध्य प्रदेश से संबंधित इनके बारे में लिखते हैं कि हमें मध्य प्रदेश से इनका क्या, इनके सबूत मिले, साक्ष्य मिले, क्या 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 इन्होंने मध्य प्रदेश में इनका हस्तक्षेप रहा। ये तो हमने बेसिक आपको बता दिया कि पढ़ते समय आपको एकदम से ऐसा ना लगे कि सीधा फैक्ट आप पढ़ने लगे। अब हम सारे राजाओं के या जो भी शासक आएंगे उनके बारे में मुद्दे की बात ही करेंगे। जैसे 2 फैक्ट और लिखाने के बाद हम लिख सकते हैं, जैसे बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे सर्वप्रथम नहरों का निर्माण इसने कराया था और डाक व्यवस्था को क्या किया था, डाक प्रणाली को व्यवस्थित किया था। तो 2 पॉइंट लिख लें आप। फिर इसके बाद हम नहरों, सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है। और इसके बाद लिखेंगे डाक प्रणाली को, डाक प्रणाली को क्या किया, व्यवस्थित किया। अब हम वो अच्छा, एक और बात इनके बारे में लिखना है, बड़ी फेमस पूछी जाती है कि इनका एक विवाद हुआ था सूफी संत, क्या कहते हैं उनका नाम था आपका, जो सूफी संत थे, संत निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया से इनका विवाद हुआ था। बंगाल या तिरहुत जीतने के बाद जब लौट रहे थे तो एक विवाद के बारे में होता है कि किस शासक का, किस तुगलक शासक का विवाद हुआ था, और वो कथन बड़ा फेमस होता है कि दिल्ली अभी दूर है। तो वो वाली फैक्ट लिख लें आप, क्योंकि तो इसके नाम से इस शासक को जानते भी हैं। इनका सूफी संत, इनका सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से विवाद हुआ था। अब पूरा विवाद का घटनाक्रम डिस्कस नहीं करेंगे। और विवाद में क्या एक डायलॉग बड़ा चला था, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। और बाकी ये पहुंच भी नहीं पाया था क्योंकि फिर इनकी हत्या हो गई थी षड्यंत्र करके। एक फैक्ट अब एमपी के संदर्भ में लिखें इनके बारे में, पर हम डायरेक्ट केवल एक फैक्ट लिखाते हैं एमपी के संदर्भ में तो आपको कहीं ना कहीं बड़ा कंफ्यूजन होता। थोड़ा सा तो बेसिक आपको उस वंश के बारे में क्या होगा, जानना ही होगा। तो फैक्ट वो है कि 1324 में बटियागढ़, 1324 में बटियागढ़ अभिलेख कहाँ है, दमोह। दमोह में स्पष्ट होता है, से स्पष्ट होता है, जब इनका अभिलेख मिला है तो इससे स्पष्ट होता है कि इनका हमें विस्तार दमोह तक देखने को मिला, ठीक है। क्या स्पष्ट होता है कि दमोह क्षेत्र में इनका आधिपत्य रहा, दमोह क्षेत्र में इनका अधिपत्य रहा था। और एक और हम बात लिख सकती है कि इन्होंने यहाँ एक महल की नींव भी रखी। इन्होंने यहाँ एक महल की नींव भी रखी थी,
और जो अब आपको अभिलेख मिला है ये किस भाषा में लिखा है, तो ये फारसी भाषा में है। तो आपको ये तथ्य, केवल यही मध्य प्रदेश के संबंधित एक तथ्य हमें मिलता है 1324, पर हम डायरेक्ट केवल आपको ये फैक्ट लिखा दें कि गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक और ये फैक्ट, तो आपको फिर समझने में हिस्ट्री में दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें एक आध स्लाइड आपको एक थोड़ा सा 2-4-6 पॉइंट आपको उस वंश के बारे में बताना पड़ता है कि ये वंश एक्चुअली में चल कहाँ से रहा है। ठीक है, और ये आए कैसे। अब चलिए अगला शासक आता है इनका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम जितने भी शासक लिखाएंगे केवल मध्य प्रदेश संबंधित तथ्य ही आपको देंगे, कोई एक्स्ट्रा यहाँ इन्फॉर्मेशन अभी नहीं देंगे, नहीं तो क्लास में एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो जाते हैं जो जरूरत नहीं है उसकी। इसको MBT भी बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था और निरक्षर शासक अलाउद्दीन खिलजी, दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे। दूसरा शासक बनता है जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम MBT कहते हैं। और इनका समय देखा जाए तो 1325 से लेकर 1351 AD तक। ठीक है, ये इनका पूरा समय है। और एक फैक्ट लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक है। क्या लिखेंगे, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था। कई बार फैक्ट आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे विद्वान शासक कौन था, यही था। ठीक है, चलिए अब विद्वान शासक कहा है तो ये भी लिखिए इसके पास कौन कौन सी डिग्रियां थी या किस किस में इसको महारत हासिल था। तो अरबी जानता था जी, अरबी, फारसी, भूगोल, इतिहास, गणित, अर्थशास्त्र और दार्शनिक, या उसको हम दर्शन शास्त्र दार्शनिक लिख लें, और आयुर्वेद। इतना सब में इसको क्या था, नॉलेज था। ठीक है, तो ये समझ चुके हैं कि आप सबसे विद्वान शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। और एक फैक्ट बड़ा इसके बारे में कथन जाता है, इसे एक बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कहा जाता है। इसे एक विद्वान मूर्ख शासक भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब देखा आपने। अब एक फैक्ट और लिखें आप इसके बारे में, लिखेंगे दिल्ली सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य भी इसी का था। तो लिखेंगे दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य था। और कुल कितने प्रांत थे, तो कई बार आ जाता है 23 प्रांतों में विभक्त था इसका पूरा। तो ये तो वो फैक्ट हैं जो आपको मिडिवल हिस्ट्री में ही पढ़ाते हैं। अब एक फैक्ट आप वो लिखेंगे जो MP के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कुछ हमें बताना ही पड़ते हैं आपको, डायरेक्ट हम वो फैक्ट नहीं डायरेक्ट लिखा पाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है आपका टॉपिक पर या उसके उस कैरेक्टर के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते। अब कम से कम इतना जाने कि सर्वाधिक विद्वान है ना, उसको पढ़ा लिखा मूर्ख भी कह रहे हैं, सबसे बड़ा विस्तृत साम्राज्य भी है, और इसके साथ साथ क्या कहा जा रहा है कि इसको फारसी, अरबी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, दार्शनिक, आयुर्वेद का क्या है, ये इसको जानकारी है या उसके बारे में जानता है। ठीक है, अब वो फैक्ट लिखेंगे जो मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट है। 1328 में एक और हमें अभिलेख मिलता है बटियागढ़ में,
1328 एडी में एक अन्य अभिलेख, एक अन्य क्या लिखेंगे, एक अन्य बटियागढ़ वहीं मिला है अभिलेख, वो फारसी भाषा में था, ये मिलेगा हमें संस्कृत भाषा में, तो दोनों में अंतर भी है। से स्पष्ट होता है कि दमोह क्षेत्र में एमबीटी का शासन था, कि दमोह क्षेत्र में एमबीटी का शासन था। ठीक है, अब यहाँ एक और शासन था, तो इसने यहाँ काम किया है वो लिख लें आप। इसने यहाँ प्राणियों के लिए एक गोमट और एक बावड़ी, पानी पीने वाली होती जो, एक बावड़ी और एक बगीचा बनवाया, एक बगीचा बनवाया। तो एमपी के संदर्भ में तो उसका एक ही फैक्ट हुआ, पर हम क्या डायरेक्ट एक ही लिखा दें आपको, इसके बारे में आप कुछ ना जाने, तो कुछ तो जाने के साथ ये विद्वान शासक था, वो संस्थापक था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो जानना ही होगा आपको। उनका विवाद था संत निजामुद्दीन औलिया से, तो थोड़ा आपको क्या है याद करने में सुविधा होती है। ठीक है, अब एक और फैक्ट लिखेंगे इनके बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जब ये राजधानी परिवर्तन कर रहा था, लिख लें एक फैक्ट और एमपी के संदर्भ में लिखेंगे एमबीटी ने देवगिरी राजधानी परिवर्तन के दौरान, या इसने लिख लें क्योंकि इसी को पढ़ा ही रहे, इसने देवगिरी राजधानी परिवर्तन के दौरान धार में एक किले का पुनर्निर्माण करवाया, एक किले का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, और एक नोट लिखेंगे, वो जो किला है वो पहले किसने बनवाया था, तो धार का जो किले का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। धार किले का निर्माण राजा भोज ने, उस किले का नाम भी लिख लें आप, लीलोधान गिरी के नाम से कराया था, गिरी के नाम से करवाया। ठीक है, और एक फैक्ट और लिखेंगे एमपी के संदर्भ में हम, ये तो समझ गए आप। एक तो हमने बटियागढ़ अभिलेख आपको बताया कि बटियागढ़ अभिलेख हमें मिला दमोह में, और संस्कृत का था, वो किसका था, वो फारसी भाषा का था। एक बताया कि जब क्योंकि इसके कई काम थे, और वो कई काम थे, इसकी 5 योजनाएं थी जो असफल हुई हैं। एक तो इसका यही योजना थी कि भाई राजधानी परिवर्तन किया इसने, दिल्ली से दौलताबाद से दिल्ली, इसमें ही पूरी प्रजा आदि बर्बाद हो गया है ना। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, तो घर घर में नकली मुद्राएं बनने लगी। इसने द्वाब क्षेत्र पर कर बढ़ाया, तो उस समय अकाल पड़ गया, यानी कुछ तो इसकी किस्मत ही खराब रही। और इसने जैसे आपका अभियान कराया, इसने आपका देखा जाए, इसने कौन सा अभियान कराया था, एक आपका खुरासान अभियान कराया और एक कराचल अभियान कराया, यानी सारे अभियान इसके, ये 5 जो योजनाएं थी, यही इसके पतन का कारण रही है। ठीक है, तो उसमें से जो दिल्ली से राजधानी देवगिरी परिवर्तन कर रहा था, उसी को दौलताबाद कहते हैं, उसमें इसने जो धार में एक किले का निर्माण कराया। तो एमपी के संदर्भ में केवल हमें धार के किले का नाम ध्यान रखना है। वो किला सबसे पहले किसने बनवाया था, राजा भोज ने। इसने क्या कराया था, पुनर्निर्माण कराया था। ठीक है, तो हमें सारे तत्वों को ध्यान रखना होते हैं। एक फैक्ट और एमपी के संदर्भ में, फिर इसके बारे में यदि हम चाहें तो इसका बचपन का नाम लिखा देंगे, जूना खां था, और उपाधि भी इसकी 2-3 हो तो लिखा देंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तुगलक वंश में।
एमपी का वो फैक्ट और लिखा दें। इसमें लिखेंगे आप एमबीटी के समय गुलीक खां, या इसके समय गुलीक खां चंदेरी का सूबेदार बनाया, या चंदेरी का सूबेदार या प्रशासक बनाया। चंदेरी का प्रशासक बनाया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है चंदेरी में इसके टाइम पर। हाँ, अब इसके बारे में 2-3 फैक्ट वो छूट गए थे, वो चाहे तो हम यहाँ करा देते। इसके बाद अगला शासक कौन आएगा? इसके बाद अगला शासक आएगा फिरोज शाह तुगलक, जो कौन है? भाई है। किसका भाई है? आपका देखा जाए तो एमबीटी का चचेरा भाई है, यानी इसका चचेरा भाई अब गद्दी बैठेगा। ठीक है, तो वो फैक्ट और लिखा दे रहे जो इसके बारे में छूट रहे हैं, बाकी एमपी के संदर्भ में इंपॉर्टेंट नहीं थे। जैसे इसका नाम क्या है बचपन का, तो इसका मूल नाम, 2 फैक्ट लिखा दे रहे हैं क्योंकि बड़ा कई बार आ जाता है। मूल नाम जूना खां, ठीक है, और एक अन्य नाम और लिख लें इसका, रक्त पीपासु, और बस एक ध्यान रख लें आप। ठीक है, और उपाधि लिख लें बस इसकी। उपाधि में लिखेंगे आप अमीर उल मोनीन, यानी जो स्वयं को खलीफा की उपाधि उसने दी थी अपने आप को। ठीक है, दूसरी लिखेंगे आप जिले इलाही, जिले इलाही, और तीसरी लिख लेंगे आप उलूग खां, जो इसके पिता ने दी थी। तो कुछ आपको हमने तत्व लिखा दिए जो थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। पिता ने दी थी ये, और ये जो है सिक्कों पर उसको लिखे थे, और इसका मतलब स्वयं को खलीफा कहता था। तो बस ये थोड़ा सा आपको हमने यहाँ बता दिया। अब जो अगला शासक आए गद्दी पर उसको ध्यान में रखते हैं। भाई हमें तो मोहम्मद बिन तुगलक को ये नहीं देखना है, उसकी योजना है, उसका विद्रोह, ये कुछ नहीं देखना है किसी का। हमें ये जानना है सबका कि मध्य प्रदेश में उनका क्या क्या हमें देखने को मिला। तो इसका हमें बटियागढ़ अभिलेख मिला, ठीक है ना, और जब ये राजधानी परिवर्तन कर रहा था धार के किले का इसने पुनर्निर्माण करवाया था। अगला शासक आता है आपका, इसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ये भी काफ़ी लंबे समय तक रहता है, 1351 से लेकर 1388 तक। ठीक है कौन? अच्छा, एक फैक्ट पहले लिख लें, एमबीटी का चचेरा भाई, यही लिख लें, एमबीटी का चचेरा भाई। ठीक है, अब इसके बारे में क्या कहा जाता है वो लिखें आप फैक्ट। इसको बोलते हैं सल्तनत युग का अकबर था। ये सल्तनत युग का अकबर था, और ये बात किसने कही थी वो भी लिख लें। तो लिख लेंगे वो बात कही थी हेनरी इलियंस ने, हेनरी इलियंस। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था इसका, है ना। एक बार दिल्ली में हुआ और एक बार थट्टा सिंध में हुआ था, पर वो सारी चीज़ें हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना है, हमें केवल एमपी के ही पॉइंट हम यहाँ आपको बताएंगे। अब केवल हम एमपी की ही फैक्ट लिखा रहे हैं इस साइड, है ना। तो लिखेंगे इसका जिक्र या इसका हमें साक्ष्य जो मिला है, साक्ष्य लिख लें, कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो वो मिला है हमें दिलीचपुर अभिलेख में। और दिलीचपुर अभिलेख कहाँ है? सागर में। ठीक है, ये हमें क्या मिला है? एविडेंस मिला है। दिलीचपुर नहीं, दिलीचपुर है। ठीक है, चलिए अब वो फैक्ट लिखेंगे जो मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट। जैसे इसके समय मलिक रजा
बुरहानपुर का सूबेदार था। तो इसके समय मलिक रजा बुरहानपुर का सूबेदार था। ठीक है, सारे एमपी के ही तथ्य लिखाएंगे आप। और इसके बाद लिखेंगे इसके समय जो चंबल वाला एरिया है वहाँ कौन था, तो चंबल का शासक देव वर्मा था। इसके समय चंबल का शासक कौन था, देव वर्मा। अब देव वर्मा कौन है, तो यहाँ लिख लेंगे आप तोमर वंश का है जी, या तोमर वंश का शासक है। इसके बाद इसका जो पुत्र आएगा वो तोमर वंश की क्या कर देगा, स्थापना कर देगा। अब जो देव वर्मा होता है सुल्तान से ऐसा कहे कि सुल्तान की सेवा करना चाहता है, क्यों, क्योंकि इसको या कृपा पाना चाहता है। तो इस कृपा पाने के लिए वो तिरहुत अभियान यानी बंगाल अभियान में जाता है। इस अभियान के बाद देव वर्मा को जागीर और राय की उपाधि मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है दिल्ली का सुल्तान कौन है, फिरोज शाह तुगलक है। अभी तो ये छोटे क्षेत्र का क्या है, शासक है। तो इससे परमिशन लेने के लिए, इसका कृपा पात्र बनने के लिए ये क्या करता है, इसके साथ तिरहुत अभियान या बंगाल अभियान में इसके साथ जाता है। तो वो फैक्ट लिखे आप। देव वर्मा, क्या हम इसको रफ करते हैं, केवल मध्य प्रदेश के ही यहाँ बताएंगे जो एमपी से संबंधित रहेंगे। देव वर्मा जो भी हमने लिखाया है, सुल्तान की कृपा पाने हेतु, की कृपा पाने हेतु क्या करेगा, 1353 में, ठीक है, 1353 में त्रिहुत, इसको बंगाल लिख लिया है ना, बंगाल अभियान में गया था। बंगाल अभियान में गया था। ठीक है, और जब वो अभियान पूरा हो गया, विजय हो गई, तो इस अभियान के बाद, देव वर्मा को जागीर मिली। देव वर्मा को जागीर की स्वीकृति हुई और राय की उपाधि मिली। ठीक है, तो यानी तोमर वंश हमें ग्वालियर में देखने को मिल रहा है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, फिरोज शाह तुगलक के समय। फिरोज शाह तुगलक के समय देव वर्मा इनकी कृपा पाने के लिए इनके साथ अभियान में शामिल होता है, और वो जब अभियान जीत जाते हैं इसके बाद इसको जागीर प्रदान होती है और इसके साथ साथ इसको राय की उपाधि भी प्राप्त होती है। अब अगला फैक्ट लिखेंगे, 1375 में देव वर्मा का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। ये सब एमपी का इतिहास है ना, पर कनेक्ट तो आपको फिरोज शाह तुगलक से ही करना होगा। कौन है, एमबीटी का चाचा है, एमबीटी का चचेरा भाई है। ठीक है ना, तो ये जब तक आप, अच्छा तुगलक कौन है, अब आपके समाज में थोड़ा थोड़ा आने लगा है कि साहब संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हुए, उसके बाद एमबीटी उस लड़का बैठा, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक बैठा, चचेरा भाई है। इस चचेरे भाई के समय ही तोमर वंश का हमें उधर देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, देव वर्मा के थ्रू। अब देव वर्मा की मृत्यु के बाद उसका जो लड़का होगा वो क्या कर देगा, ग्वालियर पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेगा। तो लिखेंगे आप वही फैक्ट। 1375 एडी में देव वर्मा का निधन हो गया। देव वर्मा का निधन हो गया। ठीक है, अब निधन के बाद क्या होगा, इसका उत्तराधिकारी वीर सिंह देव, पुत्र है इसका, है ना, वीर सिंह देव, ग्वालियर पर वीर सिंह देव ग्वालियर पर
स्वतंत्र शासक बना, स्वतंत्र शासक बना। और एक फैक्ट और लिख लेंगे, और ग्वालियर पर तोमर वंश की स्थापना हुई। ग्वालियर पर तोमर वंश, अभी हम आगे पढ़कर तोमर वंश को पढ़ने वाले हैं, तो ग्वालियर पर तोमर वंश की स्थापना। अब ये आपके 3 शासक यहाँ फिनिश होते हैं। अब इसके बाद जो अगले शासक आएंगे पर मध्य प्रदेश के लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं और हेडिंग डाल लेंगे हम तुगलक वंश के उत्तराधिकारी। अब इसके बाद उत्तराधिकारी होंगे तो इसके 2 लड़के होंगे, तो हमें लिख दे रहे उत्तराधिकारी। ठीक है, अब उत्तराधिकारी में क्या देखेंगे हम, इसके 2 बच्चे होंगे, एक तो होगा बड़ा पुत्र, एक होगा छोटा पुत्र। ठीक है, उनके दोनों के नाम वो भी लिख लेंगे आप। तो चौथा शासक कौन हुआ, फतेह खां, घर का नाम उनका रहा फतेह खां, और एक का था जफर खां। परंतु जब वो राजा बने तो राजा किस नाम से बनते हैं, तो वो लिखेंगे हम गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम पर। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम पर गद्दी पर बैठता है। 388 से केवल 1 साल के लिए गद्दी पर रहता है, 89 तक। ठीक है, और ये गद्दी पर बैठता है किस नाम से, अबू बक्र शाह से, और ये रहता है 389 से 90 तक। ठीक है, ये कौन सा नंबर हो गए, 5, यानी 5 शासक हो गए, 3 4 5, इनके 2 लड़के हो गए, पहले बड़ा लड़का फिर छोटा लड़का। इसके बाद अगला इसका ये दोनों खत्म होने के बाद गद्दी बैठेंगे फिरोज शाह का भाई आएगा। ठीक है, तो अगला शासक को हम यहाँ लिख भर दे रहे, 6वां शासक, नाम होगा उसका नसरुद्दीन मोहम्मद, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। गद्दी पर रहा 1390 से लेकर 1394 तक। कौन बना भैया, ये है कौन, तो लिख देंगे आप फिरोज शाह तुगलक का भाई है ये, फिरोज शाह तुगलक का भाई। ठीक है, ये लड़के थे, ये भाई है। अब इसके बारे में हम 2 फैक्ट एमपी से लिखेंगे। अभी आपने देखा कि देव वर्मा ने फिरोज शाह के साथ अभियान में जागीर प्राप्त की, राय की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद उसका जो पुत्र हुआ वीर सिंह देव, वो क्या करता है, ग्वालियर पर तोमर वंश की स्थापना कर देता है। पर जब नसरुद्दीन मोहम्मद शाह गद्दी में बैठता है तो वीर सिंह देव इसकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर देता है। बाद में नसरुद्दीन मोहम्मद जाते हैं, उसको पराजित करते हैं और दिल्ली दरबार में लाते हैं और अधीनता स्वीकार करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद जो अगले शासक आएंगे वो उसको ग्वालियर का किलेदार बना देते हैं। ठीक है ना, ये बात आप लिख लें, यहाँ लिख लेंगे आप। 1391-92 में वीर सिंह देव, कौन है, तोमर वंश का वीर सिंह देव, दिल्ली की अधीनता, दिल्ली की अधीनता स्वीकार करने से इनकार करता है। ठीक है, यह अधीनता नकार देता है, नकार दी। अब जब वो दिल्ली के अपना स्वतंत्र मानता है, दिल इसको आज्ञा नहीं मानता है, इसके अधीन नहीं रहना चाहता है तुगलक के, तो फिर क्या करता है, मोहम्मद शाह उसको, मोहम्मद शाह आक्रमण कर, उसे आक्रमण कर बंदी बनाकर दिल्ली दरबार
ठीक है, यह कह सकते हैं दिल्ली की अधीनता स्वीकार करवाता है, दिल्ली की अधीनता स्वीकार करवाता है। बस इसके बारे में एक घटनाक्रम ध्यान रखना है कि साहब जो वीर सिंह देव थे वो दिल्ली का अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते, इसके अंडर में ये ज्यादा कि हमला करता है, उसको पकड़कर दिल्ली लाता है और अधीनता स्वीकार करता है, ठीक करवाता है। और इसके बाद इसके जो बाद के शासक होते हैं वो वीर सिंह देव को ग्वालियर का किलेदार बना देते हैं, ठीक है। तो चाहो तो एक फैक्ट और लिख लो, बाद के शासक वीर सिंह को, बाद के, इसके बाद जो शासक आएंगे, बाद के शासक वीर सिंह को, वीर सिंह देव को ग्वालियर का किलेदार बना देते हैं, किलेदार बना देते हैं। और एक फैक्ट और लिखना चाहो तो लिखेंगे कि 14वीं शताब्दी के अंत तक ग्वालियर दिल्ली के अधीन ही रहता है, यानी स्वतंत्र नहीं हो पाता है, थोड़े समय के लिए स्वतंत्र होता है, जैसे ही जब, ठीक है ना, और जैसे ही आपका मोहम्मद शाह गद्दी बैठता है वो दोबारा उसको अधीनता में ला देता है। फिर भी बाद के शासक उसको दोबारा ग्वालियर किलेदार भली बना देते हैं, फिर भी वो दिल्ली के अधीन ही रहता है ग्वालियर, कब तक, 14वीं शताब्दी के अंत तक, ठीक है। अब अगले शासक जो आएंगे उनको और लिखें आप, 7 नंबर है, उनका नाम पर लिखना है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ठीक है। और इसका समय नहीं लिखना है, इसको हुमायूं भी कहते थे। अब लास्ट शासक जो होगा उसका नाम लिखेंगे नसीरुद्दीन महमूद, वो मोहम्मद शाह था, ये महमूद शाह है, ठीक है, डाउट नहीं करना। और इसका समय है 1394 से 1414, ठीक है, या 12 तक कहेंगे कि 2 साल पर वहाँ सत्ता की गद्दी के लिए भी युद्ध होता है, ठीक है। अब ये गद्दी बैठता है और ये, इसके बारे में पहला फैक्ट लिखेंगे आप, ये अंतिम शासक है, यह है अंतिम शासक, ठीक है। अब क्योंकि ये समय जो चल रहा है इसमें तैमूर का हमला होता है 398 में, तो लिखेंगे तैमूर के आक्रमण के बाद, तैमूर के आक्रमण कब होता है, 398 के बाद जब तैमूर का हमला होता है तो अव्यवस्था फैल जाती है, अव्यवस्था फैल जाती है, क्योंकि उसका हमला इतना जोरदार होता है, फैल जाती है, जिससे जो अभी तक ग्वालियर अधीन था कहाँ, दिल्ली के, अब वो क्या होता है, तो जिससे लाभ उठाकर, या जिसका लाभ उठाकर तोमर स्वतंत्र हो गए, मतलब अब तोमर स्वतंत्र हो गए। अभी हम तोमर वंश पढ़ेंगे तो वहां इसका फिर जिक्र करें, तोमर स्वतंत्र हो गए, एक तो ये हुआ इसके काल में। अब जब हमला इतना जोरदार था तो नसरुद्दीन महमूद दिल्ली छोड़कर कहाँ पहुँचता है, मालवा। मालवा में इसका सूबेदार रहता है दिलावर खां, तो दिलावर खां के यहाँ शरण लेता है। दिलावर खां इसको सुल्तान की तरह इसका स्वागत करता है, परंतु 1401 में जब वापस जाता है जब, तो दिलावर खां का पुत्र अनब खां कहता है कि अब अपन मालवा में क्या कर लें, स्वतंत्र शासन की स्थापना कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिर वहाँ गौर वंश की स्थापना हो जाती है। ग्वालियर में तो आप देख ही चुके हैं, तोमर वंश की स्थापना हो गई, जिसका लाभ उठाकर तोमर स्वतंत्र हो गए। अगला फैक्ट लिखो, यह है 1398 में के समय दिल्ली का सुल्तान, यही
महमूद शाह। महमूद शाह अपने सूबेदार दिलावर खां, कहाँ का है जी, मालवा का, से शरण मांगी थी। और यहां लिखेंगे दिलावर खां ने सुल्तान का स्वागत किया था। यानी कुल मिला के शरण मांगी थी, जान बचाने के लिए स्वागत किया था। अब क्योंकि 1401 में क्या होता है, ये वापस जाता है सुल्तान, तो लिखेंगे 1401 में तैमूर के वापस लौटते ही सुल्तान भी दिल्ली चला जाता है। तो यहाँ सुल्तान दिल्ली की तरफ बढ़ता है और यहीं दिलावर खां का जो पुत्र होता है वो कहता है कि अपन अब मालवा में एक स्वतंत्र वंश की स्थापना कर लेते हैं और गौरी वंश की स्थापना हो जाती है। तो लिखेंगे दिलावर खां के पुत्र ने, दिलावर खां ने अपने बेटे अनब खां के कहने पर, अनब खां के कहने पर मालवा में स्वतंत्र गौरी वंश की स्थापना की। गौरी वंश की क्या की, स्थापना कर दी। यानी मालवा में भी किस वंश की स्थापना होगी इसके समय पर होगी गौरी वंश की, और ग्वालियर में तैमूर वंश की स्थापना होगी मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या कहा था कि लास्ट के शासक मध्य प्रदेश में बड़ा इंपैक्ट है इनका। एक फैक्ट और लिखें, और ये वंश एमपी के दृष्टिकोण से कंप्लीट होता है कि लिखेंगे 1412 में महमूद शाह की क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। 1412 में महमूद शाह का निधन हुआ। और निधन के बाद दिल्ली के अमीरों ने आपका एक शासक बना देता है, वो किसको, दौलत खां को सुल्तान बनाया। परंतु खिरज खां एक शासक होता है, वो इसको नहीं मानता है और युद्ध होता है और दौलत खां को हरा देता है। ठीक है, दौलत खां लोधी है इसका पूरा, लिख लेंगे आप यहां। परंतु खिरज खां दौलत खां लोधी को पराजित करता है, और पराजित करता है तो किस वंश की स्थापना होती है, पराजित कर सैयद वंश की स्थापना। इस तरीके से हमने तुगलक वंश के 8 शासकों को देखा। एक बार हम आपको रिवीजन कराते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। क्या देखा आपने, तुगलक वंश आया और इसकी जाति को लेकर संशय हुआ, उस पर हमने पढ़ी है। संस्थापक कौन होते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और इनके जो पिता होते हैं बलबन के यहाँ दास होते हैं। ये जो होते हैं जलालुद्दीन खिलजी के अंगरक्षक होते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी के समय ये दीपालपुर के सूबेदार होते हैं। ठीक है, इनका राज्याभिषेक होता है अलाउद्दीन के महल में, उपाधि में गाजी रखते हैं, और मंगोलों का आक्रमण भी सर्वाधिक इनके समय हुआ। ये सारी चीज़ें देखी आपने। मध्य प्रदेश में इनका जो विवाद हुआ था निजामुद्दीन औलिया से, वो भी बताया था। दिल्ली अभी दूर है। और
अच्छा, इन्होंने नहरें भी बनवाई सर्वप्रथम, डाक व्यवस्था को भी ठीक किया, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से है कि दमोह के बटियागढ़ अभिलेख मिला जो फारसी का था, फारसी भाषा में था, और उससे पता चलता है कि इनका दमोह क्षेत्र में क्या था, अधिकार था या इनका विस्तृत क्षेत्र था, जहां उन्होंने एक महल की नींव भी रखी। इसके बाद इनका पुत्र एमबीटी आता है। दौलत खां की जो मृत्यु हुई वो जौना खां कराता है। एक दौलताबाद करके इस नगर बसाया था जो दिल्ली से 6-7 किलोमीटर दूर होता है। वहाँ एक लकड़ी का महल बनाकर और फिर इनको स्वागत किया गया था, और फिर लोग बताते हैं कि हाथी को परेड कराई गई जिससे महल टूटा और ये मर गए। कुछ लोग कहते हैं बिजली गिर गए। कुल मिला के षड्यंत्र करके जूना खां ने ही मरवाया था अपने पिता को। तो गद्दी पर बैठते हैं जूना खां यानी एमबीटी। ये इस पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक था। हमने आपकी डिग्रियां बताई क्या क्या इसको महारत था, और ये इसको लोग पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहते थे, क्योंकि इसने जो 5 योजनाएं चलाई थी वो सारी फेल हुई है। और इसका भी बटियागढ़ अभिलेख मिलता है दमोह में, वो संस्कृत का मिलता है, जिससे यहाँ इसके शासन के बारे में जानकारी मिलती है, जहाँ इसने बावड़ी वगैरह बनवाई है। और जब ये राजधानी परिवर्तित करता है, यानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद की तरफ जाता है, तो धार में एक किले का पुनर्निर्माण कराता है, जो ये किला पहले राजा भोज ने बनवाया था। ठीक है। इसके बाद इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है, जिसको सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं। और इसके समय देखते हैं हम, इसके जो एविडेंस मिलते हैं वो आपके दुलूचपुर अभिलेख से मिलते हैं जो सागर में है। और इसके समय हम देखते हैं कि साहब चंबल वाले रीजन में देव वर्मा नामक एक शासक मिलता है जो तोमर वंश का होता है। देव वर्मा सुल्तान की कृपा चाहने के लिए वो बंगाल अभियान में शामिल होता है। बंगाल अभियान जीतने के बाद उसको जागीर मिलती है और एक राय की उपाधि मिलती है। और देव वर्मा मरता है तो उसका जो पुत्र होता है वीर सिंह देव, वो ग्वालियर वाले रीजन पर एक तोमर वंश की स्थापना कर देता है। अब फिरोज शाह तुगलक के 2 लड़के होते हैं, गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय और आपके अबू बक्र शाह। ठीक है, इसको फतेह खां और जफर खां हम बोलते हैं दूसरे नामों से। इसके बाद जो आपके बनते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, ये फिरोज शाह का तुगलक का भाई होता है। ये गद्दी में बैठता है। तो इसके समय हम क्या देखते हैं, मध्य प्रदेश में इनके समय क्या देखा जाता है, हाँ, कि जो तोमर वंश के वीर सिंह देव थे वो दिल्ली का अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं, देव वर्मा का पुत्र। तो फिर ये जाते हैं, आक्रमण करते हैं ग्वालियर पर, उसको बंदी बनाकर दिल्ली का अधीनता स्वीकार कराते हैं। परंतु उसके आने वाले जो शासक होते हैं बाद की, वो उसको ग्वालियर किलेदार वगैरह बना देते हैं। फिर भी 14वीं शताब्दी के अंत तक ग्वालियर जो था वो दिल्ली के अधीन ही बना रहा। इसके बाद एक शासक और देखे हमने, अलाउद्दीन, आपका कह सकते हैं उनका नाम था अलाउद्दीन सिकंदर शाह, हुमायूं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने कुछ पर इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। फिर हमें अंतिम शासक देखने को मिला नसरुद्दीन महमूद शाह। इनके समय हमें काफ़ी गतिविधियां मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखने को मिली। एक तो ये अंतिम शासक हैं, और इनके समय ही तैमूर का हमला होता है 398 पर, दिल्ली पर हमला होता है, दिल्ली अस्त व्यस्त हो जाती है, पूरा शासन बड़ा अजीब हो जाता है। इसका फायदा उठाते हैं तोमर और ग्वालियर पर स्वयं सत्ता स्थापित कर देते हैं। वहीं ग्वालियर फ्री हो गया, अलग राज बन गया। और तैमूर का हमला होता है तो ये अपनी जान बचाकर कहाँ आते हैं, मालवा में, जहाँ इनका सूबेदार होता है दिलावर खां। दिलावर खां को ये दिलावर खां बाकायदा इनका स्वागत करता है, शरण देता है। परंतु 1401 में जब तैमूर वापस जाता है, तैमूर वापस गया तो आपके महमूद शाह भी वापस गए तो दिलावर खां का जो बेटा होता है वो अपने पुत्र की बात मानते हुए मालवा में गौरी वंश की स्थापना कर देता है। और 1412 में फिर आपका महमूद शाह की भी क्या हो जाती है, निधन हो जाता है। और अमीर जो वहाँ के होते हैं दिल्ली के, वो किनको शासक बना देते हैं, एक दौलत खां लोधी को शासक बना देते हैं। परंतु खिज खां इस बात से नाराज होते हैं और दौलत खां लोधी को पराजित करते हैं, और फिर सैयद वंश की स्थापना हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि तुगलकों के समय मध्य प्रदेश में आपको 2 राजवंश देखने को मिल गए हैं, एक ग्वालियर साइड तोमर वंश और एक आपको मालवा में गौरी वंश देखने को मिल गए हैं। तो इनका पूरा कनेक्शन कहाँ से मिलाएंगे आप, तुगलक से मिलाएंगे। और इसके पहले आपने खिलजी देखा, तो अलाउद्दीन खिलजी को ही मालवा विजय का श्रेय जाता था, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा की जो पूर्ण विजय थी, यानी परमार वंश के अंतिम शासक को इन्होंने ही खत्म कराया था। ठीक है, तो अब पर मालवा पर आप क्या देख रहे हो, फिर से एक नया वंश हो गया है। कौन सा वंश, आपका गौरी वंश। ठीक है, और ग्वालियर में आपने देख ही लिया कौन सा वंश देखने को मिलेगा आपको, तोमर वंश। अब अगली क्लास हमारी सैयद वंश और लोधी वंश। सैयद वंश लोधी वंश का मध्य प्रदेश पे इम्पैक्ट बहुत कम है, इसलिए हम एक क्लास में ही सैयद वंश और लोधी वंश को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमने दिल्ली सल्तनत का मध्य प्रदेश पर क्या क्या प्रभाव पड़ा वो यहाँ समझ लिया। क्योंकि हमें आपको नोट्स देना पड़ते हैं, तो क्लास को हम उस तरीके से लेक्चर यदि पूरा दे के चला जाए तो फिर आपको फिर नोट्स नहीं मिल पाएंगे। तो मजबूरी में हमें बहुत सारी चीज़ें बोर्ड पर लिखते समय आपको डिलीवर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक क्लास और होगी हमारी जिसमें हम सैयद वंश और लोधी वंश को कराएंगे। इस तरीके से हमारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा।